नमस्कार। ये हमारा अगला वीडियो क्लास 10th के लिए है। और 10th में जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अभी जो पढ़ा रहे हैं उसमें विकारी और अविकारी पढ़ा रहे थे। विकारी शब्द में हमने आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण विशेषण और क्रिया, ये 4 टॉपिक आपको हम पढ़ा चुके हैं। आज हमारी अगली जो टॉपिक है वो है अविकारी शब्द। और अविकारी यानी विकारी आपका समाप्त हो चुका है, अविकारी आपको पढ़ना है। तो अभी हम आपको अविकारी के बारे में बताएंगे और उसके भेद बताएंगे। और उसके बाद में फिर हम आपको कारक, लिंग, वचन, काल, विभक्ति आदि बताने के बाद में फिर पद परिचय पढ़ाएंगे। तो आज जो टॉपिक है वो है अविकारी शब्द। और जैसा कि अविकारी के नाम से ही इसके स्पष्ट है कि अविकारी, विकार का यहाँ 2 शब्द है, एक है आ और दूसरा है विकार। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। और आ शब्द जो प्रयुक्त होता है ये ना के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि ये आपने समास पढ़ा होगा। आ शब्द का प्रयोग होता है अव्ययी भाव समास में, और अव्ययी भाव का एक समास होता है जिसे नया समास बोलते हैं। और नए समास में कहा गया है कि जहां आ शब्द का प्रयुक्त हो, जैसे आ मनुष्य, जो मनुष्य ना हो, यानी आ शब्द का प्रयोग ना के लिए हुआ है, तो इसलिए इसका मतलब है नहीं, ना या नहीं। अब अविकारी का मतलब है कि जहां परिवर्तन ना हो, यानी जहां कोई विकार ना हो, जहां कोई विकार ना हो, जहां कोई परिवर्तन ना हो, उसी को हम क्या कहते हैं? अविकारी कहते हैं। और इसी अविकारी का एक शब्द है जिसे हम आप लोग जानते हैं अव्यय। और इसके भी नाम से, अव्यय के भी नाम से आप देखिए स्पष्ट है, आ धन व्यय। व्यय का मतलब है खर्च। खर्च आ मतलब नहीं। अब इसके भी नाम से यही स्पष्ट है कि जिसका कुछ खर्च ना हो, अव्यय, जिसका कुछ खर्च ना हो, कोई व्यय ना हो, जैसा का तैसा ही बना रहे, वही अव्यय है। और जिसमें कोई परिवर्तन ना हो वही अविकारी, यानी अविकारी और अव्यय दोनों एक ही है। अब इसकी परिभाषा क्या बनती है? अविकारी शब्द की परिभाषा बनती है कि जिन शब्दों पर संज्ञा, सर्वनाम के या ऐसे शब्द या जो शब्द जिन पर काल का, क्रिया का, लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो एक परिभाषा इसकी आप चाहें तो लिख सकते हैं कि वह शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, विभक्त, काल आदि व्याकरणिक कोटियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। तो एक चाहे तो लिख सकते हैं, अन्यथा आप इसको अविकारी का मतलब आप यही जानिए, लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, कि जिन शब्दों पर कारक, लिंग, वचन, विभक्ति आदि का कोई प्रभाव ना पड़े, ये व्याकरणिक कोटियां हैं, व्याकरणिक प्रकार हैं, इनका कोई प्रभाव ना पड़े, उसे हम अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहते हैं। अब हमें जानना है, ये तो आपका स्पष्ट हो गया, अब हमें जानना है कि अविकारी शब्द के भेद कितने हैं जो हमें और आपको पढ़ने हैं। तो इसके जो मुख्य भेद हैं वो 5 हैं। पहला है आपका क्रिया विशेषण, दूसरा है आपका समुच्चय बोधक, तीसरा है आपका संबंध बोधक, चौथा है आपका विस्मयादि बोधक, और पांचवा है आपका निपात। यही 5 भेद हैं अविकारी के भेद। अगर हम हेडिंग डालें तो आप लिख सकते हैं अव्यय या अविकारी
के भेद, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। यही 5 भेद हैं और इन्हीं 5 भेदों को हमें पढ़ना है। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक और पांचवा आपका है निपात। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं सबसे फर्स्ट टॉपिक पे, जो है आपका क्रिया विशेषण। इसी पर चर्चा करेंगे, इसी की परिभाषा आपको बताएंगे और इसके भेद पर चर्चा करेंगे। तो आइए क्रिया विशेषण पर चर्चा करते हैं। बाकी को हम मिटा दे रहे हैं, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, वैसे आपको नोट करना तो आवश्यक है ही। अब पहला आपका है क्रिया विशेषण। यहां देखिए 2 शब्द हैं, विशेषण आप पढ़ चुके हैं। विशेषण का मतलब क्या होता है? विशेषता, ठीक, ये आप पढ़ चुके हैं। विशेषण जब आप पढ़े तो आपको बताया गया कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब विशेषण का मतलब विशेषता आप जानते हैं, और यहां क्या लिखा है? क्रिया। अब जो क्रिया की विशेषता बताए, अभी तक जो विशेषण हम पढ़े विकारी में, वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते थे, लेकिन यह जो क्रिया विशेषण है वो क्रिया की विशेषता बताता है। यानी क्रिया जिस प्रकार घटित होती है, उस घटित होने की उसकी प्रक्रिया कैसी है, उसकी रीति कैसी है, उसका स्थान कैसा है, उसका परिमाण कैसा है, यह बताने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं क्रिया से पहले, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे एक उदाहरण हम देख लें क्रिया विशेषण की, कि क्रिया विशेषण क्या है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा ले लें, फिर उदाहरण देखते हैं कि वह अविकारी शब्द अविकारी, ब्रैकेट में हम अव्यय भी लिख सकते हैं, शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक, यही इसकी परिभाषा है कि वह अविकारी अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। अब एक उदाहरण क्रिया विशेषण का, कि जैसे हम कहते हैं कि घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक, अब देखिए यहां क्रिया क्या है? पहली चीज तो संज्ञा क्या है आपका? संज्ञा आपका घोड़ा है, जिसे हम आप सब्जेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, और वर्ब आपका क्रिया क्या है? दौड़ता है। अब सबसे पहली बात तो ये हम क्रिया विशेषण की बता रहे हैं कि घोड़े के दौड़ने की विशेषता कौन बता रहा है? तेज। कि घोड़ा कैसे दौड़ता है, तो अगर हम कैसे करके या किससे प्रश्न कर लें तो उत्तर आ जाएगा कि तेज दौड़ता है। और जब जो उत्तर हमें प्राप्त हो जाए, यानी क्रिया के पहले हम कैसे का प्रश्न करके और अगर प्रश्न कर लें, जो उत्तर आ जाए वही क्या है? क्रिया विशेषण। मोहन ईमानदारी से काम करता है, तो मोहन कैसे काम करता है? ईमानदारी से काम करता है। ठीक, ऐसे प्रश्न जो क्रिया की विशेषता बता रहे होते हैं वह शब्द। अच्छा, इन पर कारक लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो भी हम आपको दिखा दें। जैसे ये घोड़ा है, एक वचन है, और अगर हम कह दें घोड़े तेज दौड़ते हैं, ठीक, तब भी तेज शब्द सेम रहेगा, इसमें परिवर्तन नहीं आ सकता। ऐसा नहीं होगा कि अगर यह बहुवचन का हो गया तो तेज भी बहुवचन का तेजो हो जाएगा, नहीं, बना ही नहीं है। इसलिए इसी कारण से, यही विशेषता के कारण इसे हम क्या कहते हैं? अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। अब क्रिया विशेषण की ये परिभाषा हो गई, उदाहरण हमने आपको स्पष्ट करा दिया। अब पहला क्रिया विशेषण का जो भेद है, इसके भेद पर हम चर्चा कर लें। तो इसके भेद जो है क्रिया विशेषण के, वह है रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और प्रश्नवाचक। खास करके प्रश्नवाचक को जो है उतना शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए 4 विशेषता क्रिया विशेषण के 4 भेद माने जाते हैं।
और कहा जाता है कि रीत परिमाण स्थान कालवाचका प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण से भाग है। यानी इन 4 भागों 5 को अगर आपको याद करना है तो याद करने का ये ट्रिक है कि रीत परिमाण स्थान कालवाचका प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण से भाग है। यानी ये 5 भाग हैं जिसमें एक भाग हमको प्रश्नवाचक नहीं पढ़ना है, 4 भाग पढ़ने हैं। रीतिवाचक पढ़ना है, कालवाचक पढ़ना है, स्थानवाचक पढ़ना है और परिमाणवाचक पढ़ना है। पहला भेद हम 5 भेद पहले लिख देते हैं। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। 5वां इसमें हम जोड़ते हैं प्रश्नवाचक, लेकिन प्रश्नवाचक में पूर्णतः क्रिया विशेषण होता नहीं है, इसलिए हम 4 ही पढ़ते हैं जो हमें अव्यय में प्रयोग किए जाते हैं। तो पहला आपका है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा। अब इसको हम मिटा करके फिर से यहां से लिखते हैं और एक एक टॉपिक आपको पढ़ाते हुए चलते हैं। भरोसा मुझे ये होगा कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बेस्ट तरीके का प्रयोग कर रहे हैं। अब आगे परीक्षा बलवान आप जानते ही हैं। पहला क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, अब शब्द क्या आया है? रीति। रीति शब्द का मतलब क्या होता है? सबसे पहले यही जान लें। रामचरितमानस में चौपाई लिखी हुई थी और वहां लिखा था क्या कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। रघुकुल रीति, रीति का मतलब क्या होता है? परंपरा। परंपरा या विधि हम कहते हैं इसको। जैसे हम लोग गांव में बोलते हैं कि हमारे यहाँ की ये रीति है, हमारे यहाँ का ये रीति रिवाज है, मतलब ऐसी परंपरा है, ऐसी विधि है कि इसी विधि से होता है ना। दूसरी विधि का प्रयोग नहीं करते हैं। कई बहुत सी ऐसी विधियां होती हैं कि जो वही विधि चलती हुई पूर्वजों से आती है और उसी विधि का हम प्रयोग करते हैं, दूसरे नए विधि को नहीं अपनाते। लेकिन अब तो खैर परिवर्तन का जमाना है, तमाम विधियां बदल गई। पहले लोग भोजन बैठ करके करते थे, अब तो खड़े खड़े भोजन करते हैं, है कि नहीं। तमाम ऐसी विधियां हैं, तमाम ऐसे तरीके हैं जो बदल गए। अब तो पूरी बारात जाती है, खड़े खड़े जाती है, पानी पीती, खड़े खड़े द्वार पूजा होता है, खड़े खड़े खाना खाते हो, खड़े खड़े विदाई हो जाती है। पहले तो वहां बैठना पड़ता था, सोना पड़ता था, आराम करते थे, 2 दिन 3 दिन रुकते थे। अब तो सारी व्यवस्थाएं बदल गई। तो रीति परंपरा बदलती रहती है, लेकिन रीति का अर्थ क्या है? विधि या तरीका या परंपरा, जिस तरीके से हो। और इसीलिए इसे कहा गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यानी वह क्रिया विशेषण, वह शब्द जो क्रिया के घटित होने की विधि या परंपरा का वर्णन करते हैं, रीति या उसकी रीति का वर्णन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा सबसे पहले लिखते हैं कि वह सब अभिकारी शब्द जो क्रिया के घटित होने की विधि, क्रिया के घटित होने की विधि की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक, क्रिया के घटित होने की विधि या रीति। अब यहां हम लिखे हैं कि क्रिया के घटित होने की विधि की विशेषता। अब विधि से संबंधित विशेषता भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने जैसा लिखा है परिभाषा गलत नहीं है
कि विधि की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए हमें दो आवश्यकता होती है, कैसे और किस प्रकार। यदि रीतिवाचक, यहां हम लिख दें कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान कैसे करेंगे कि यह रीतिवाचक है, तो इससे दो प्रकार के प्रश्न करेंगे। कैसे प्रश्न करेंगे? कैसे और किस प्रकार, किस प्रकार। ठीक। अब क्रिया से पहले, और इन दोनों शब्दों का प्रयोग कब करना है? क्रिया से पहले, जिसे हम क्रिया से पूर्व कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण पहचानने के लिए क्रिया से पूर्व हमें कैसे और किस प्रकार का प्रश्न कर करके जो उत्तर हमें प्राप्त होगा, अगर कैसे और किस प्रकार के प्रश्न से उत्तर नहीं प्राप्त होता है तो वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, और अगर प्राप्त हो जाता है तो वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे एक उदाहरण हम लिख दें कि गाड़ी अचानक आ गई, और हमने अचानक की जगह पे आ गई क्रिया है, क्रिया से पहले हम यहां प्रश्न कर दें कैसे, और पूछ ले गाड़ी कैसे आ गई, तो उत्तर हमें क्या प्राप्त होगा? अचानक प्राप्त होगा। यानी अचानक क्या है? यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा कैसे दौड़ता है? घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक है। मैं मोहन से भली भांति परिचित हूं, और प्रश्न हमने किया कि मैं मोहन से किस प्रकार परिचित हूं, तो हो जाएगा मैं मोहन से भली भांति परिचित हूं। इस प्रकार रीतिवाचक क्रिया विशेषण पहचानने के लिए हम क्रिया से पूर्व कैसे और किस प्रकार दो शब्द लगा करके प्रश्न करते हैं, और प्रश्न में जो उत्तर प्राप्त होता है वही क्या होता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो आइए कुछ रीतिवाचक क्रिया विशेषण हम लिख लेते हैं, और उसके बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे आपको पढ़ाएंगे। इसको हम मिटा करके कुछ रीतिवाचक क्रिया विशेषण लिखते हैं। जैसे अचानक, तेज, धीरे धीरे, उसके बाद में लिख लीजिए बेशक, निसंदेह, और फिर लिख लीजिए प्रायः, प्रायः के बाद लिख लीजिए सहसा, और उसके बाद लिख लीजिए अकस्मात, अकस्मात, फिर एकाएक, धड़ाधड़, और पुनः लिख लीजिए शीघ्रता पूर्वक, शीघ्रता पूर्वक के बाद लिख लीजिए फटाफट, चुपचाप, चुपचाप के बाद लिख लीजिए ठीक, बिल्कुल, और बिल्कुल के बाद लिख लीजिए अवश्य, अवश्य के बाद लिख लीजिए अतएव, इधर मिटा दें, अतएव, किस लिए, और उसके बाद लिख लीजिए जोर से, और एक ही बार लिख लीजिए धीरे, और फिर लिख लीजिए आदि, और बहुत से हैं, इतना हमने आपको लिखवा दिया। अब इसमें कोई प्रश्न आप किसी, ये सब सारी चीजें क्या है? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे अभी एक शब्द यहाँ फटाफट आया है, इसी को लिख लीजिए गोलियां फटाफट चलने लगी।
अब लिख दो कि गोलियां कैसे चलने लगी या किस प्रकार चलने लगी, तो उत्तर क्या मिलेगा, फटाफट चलने लगी। मोहन धीरे धीरे चलता है, मोहन कैसा चलता है, धीरे धीरे चलता है। सोहन अपना कार्य शीघ्रता पूर्वक करता है, सोहन अपना कार्य किस प्रकार करता है, शीघ्रता पूर्वक करता है। ठीक है, ऐसे धड़ाधड़, वह अचानक, कह दें कि अचानक सारी पुलिस टीम का धड़ाधड़ कमरे में प्रवेश हुआ, तो पूछेंगे अचानक सारी पुलिस टीम का किस प्रकार प्रवेश हुआ, पूछेंगे धड़ाधड़ प्रवेश हुआ। तो जहां पर किस प्रकार और कैसे प्रश्न लगा करके हम उत्तर प्राप्त करते हैं उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो यहीं से हम इसको समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्थानवाचक पढ़ाएंगे, कालवाचक, परिमाणवाचक पढ़ाएंगे। इसको आप नोट कर लीजिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।